आज हम लोग बात करने वाले हैं आसनों पे। और आसनों का जिस तरह से विश्व योग दिवस अभी हमने मनाया, तो उस हिसाब से देखते हैं तो अब पूरे देश विदेश में आसनों की संख्या बढ़ गई है। कुछ लोग आसनों को ही योग समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी एक पॉस्चर, क्योंकि जब हम बात करते हैं अष्टांग योग की, इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो इसमें जो तीसरा जो अंग आता है वो आसनों का है। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो हम लोग कहते हैं कि हठ योग के जो नाथ संप्रदाय, उसके गुरु, या सृष्टि के उत्पन्न होने के बाद ही जो हमारे योग के गुरु आदिनाथ शिव को कहा जाता है। और उस हिसाब से जो हमारे अनेक अनेक योग के ग्रंथ हैं, उसमें कहते हैं कि 84 लाख योनियां हैं तो उतने आसन हैं। उसमें से भी हठ योग ग्रंथों में 84 आसन करीब मिलते हैं और 32 आसनों का प्रयोग घैरेन संहिता में बताया गया है और 15 आसन हठ योग प्रदीपिका में बताए हैं। तो ये जो आसन है जिसको हम महर्षि पतंजलि की बात करते हैं, तो उन्होंने कहा स्थिर सुख आसन हम, कि जब हम किसी आसन में, किसी पोस्चर में, किसी स्थिति में रुक जाएं और फिर हमें आनंद आने लगे, तो वो आसन है। और जब आनंद आता है तभी स्थितियां हमारी बदलती हैं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं विश्राम के आसन, रिलैक्सेशन आसन और ध्यान के लिए उपयोग करने वाले आसन। तो ये सारे जो आसन हैं, जो 32 प्रकार के घेरिन में बताए हैं, 15 प्रकार के हठ योग प्रदीपिका में बताए हैं, तो ये आसन हमारे शरीर के जीव जंतुओं से लिए गए हैं। यानी कि हमारे जो ऋषि मुनियों ने देखा कि जो जीव जंतु हैं, जिस स्थिति में वो रहते हैं, उस स्थिति में भी वो इतने स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। तो वो कहाँ कहाँ पे दबाव पड़ता है, कहाँ कहाँ पे चक्र का वाइब्रेशन होता है, उस आधार पे ये हम देखते हैं कि अब जैसे हम करते हैं भुजंग आसन, जो हमारे सर्प से लिया है। तो भुजंग आसन में देखते हैं कि वो एक सांप कितनी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, यानी कि उसकी स्पाइन कितनी मजबूत होगी। दूसरा, वो किसी को भी पूरा अंदर ही निगल लेता है, तो उसकी पाचन क्षमता कितनी अच्छी होगी। तो ये स्थिति है। तो ये कहते हैं कि भुजंग आसन, ऐसे ही वृक्षासन हमने पेड़ पौधे से ले लिया, हमने धीरे धीरे स्थितियों को बढ़ाया। ऐसे हमने पीकॉक, मोर आसन ले लिया। तो मयूर आसन, अब उसमें भी मयूर आसन में क्या हठ योग प्रदीपिका में लिखा है कि मयूर आसन करने से आप जो है इतने मजबूत हो जाते हैं कि कुछ भी खाया वो पचा लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एक मोर जो है सांप को खाता है, सांप अपने आप में इतना मजबूत है लेकिन उसको वो पचा जाता है। तो ये जो सारी जीव जंतु, पेड़ पौधे सब दिख रहे हैं, उनकी स्थितियों को देखते हुए वहाँ से जो उनके लाभ हैं उनको देखते हुए जो हमें फ़ायदे हुए हैं। और अब आसन, जैसे हमने कहा कि लगातार किसी स्थिति में बैठे रहना। अब जितने संभरात्मक आसन हैं कि जिससे हम कल्चर के बाद में आगे बढ़ते हैं, तो उनको करने के बाद में रिलैक्स होना भी ज़रूरी है। और उन आसनों पे जाने के बाद अगर हमारे मन में वही तनाव है, वही एकदम से थकावट है, तो वो आसन नहीं है। तो आसनों के लिए ये भी ज़रूरी है कि जब आप आसन में एक आसन कर लें, उसके बाद रिलैक्सेशन के भी आसन होने चाहिए। तो इस क्रम में जो हमारे विश्राम के आसन हैं, उनमें शवासन है, शिथिल आसन है, उसके बाद हमारा बाल आसन है,
विष्णु आसन है और लास्ट में मकर आसन। ऐसे 5 प्रकार के हमारे रिलैक्सेसिव आसन, जो रिलैक्स विश्राम करने वाले आसन बताए गए हैं। जब हम बात करते हैं कि ध्यान के कौन आसन है, क्योंकि हमें ध्यान करना है, स्थिर रहना है, और हमारे शरीर में जब हम ध्यान करते हैं या ध्यान करने से पहले नस नाड़ियों का जो एक एनर्जी का फ्लो होता है, तो उसमें बताया गया कि सिद्धासन सबसे अच्छा आसन है। उसी सिद्धासन किसी से नहीं होता या कोई प्रॉब्लम है तो फिर स्वास्तिक आसन है, भद्रासन है, मुक्तासन है सरल अभ्यास पद्मासन है, और इसी के साथ में ये इस प्रकार के जो 6 आसन हमें यहाँ पे बताए गए हैं। तो इन सब आसनों का जो एक क्रम है चलते जाने वाला, और इसमें से भी जो हमारा, जिसको हम ध्यानात्मक आसन में बोलते हैं, उसमें एक वज्रासन और महत्वपूर्ण आसन है। और उस वज्रासन से क्या होता है कि इसको एक ऐसा ही आसन है, एक ऐसा महत्वपूर्ण आसन है जिसको मैं अभी आगे बताऊंगा, कि जो हम खाने के बाद कर सकते हैं। और आसनों को खाली पेट करने पड़ते हैं, ये आसन हम खाने के बाद कर सकते हैं। वज्र नाड़ी का इसमें दबाव होता है, अंदर जो हमारी सिक्रीशन होता है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, तो इजीली डाइजेशन हो जाता है। तो अब मैं विश्राम वाले आसनों को आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम शवासन करते हैं। तो जब आप थक जाएं, जब आप कहीं से दौड़ के आ रहे हैं, कुछ करके आ रहे हैं, साथ में जब आसनों का वो कर रहे हैं, सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, ऐसे जो कठिन आसनों को करने के बाद में जब आपको लगता है कि सांस बढ़ गई है, तो आपको शवासन करना चाहिए। तो शवासन के लिए क्या है कि आप बाईं तरफ से ऐसे लेट जाएं, पैरों में के बीच में गैप करना है, और धीरे धीरे बाईं करवट से आप लेटेंगे तो थोड़ा सा इजी होता है। और दोनों हथेली ऊपर की ओर होनी चाहिए, पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का अंतर, और ऊपर की ओर देखना है। और फिर क्योंकि उस समय तो आपकी ब्रीदिंग तेज हो रही है, तो आंखें बंद कर लेनी है आपने। आंखें बंद करने के बाद जो श्वास आपकी चल रही है उसमें अपने ध्यान को लगाना है। धीरे धीरे श्वास जो आपकी तेज चल रही थी, माना आपने सूर्य नमस्कार किया, आपने इंजन दौड़ करी या कोई कार्डियक एक्सरसाइज करी, उसके बाद शवासन में लेटने से बहुत फ़ायदा होता है। तो धीरे धीरे क्या होगा, आपने जब आंखें बंद करके उसमें ध्यान लगाया तो वो धीरे धीरे रिलैक्स हो जाएगी। और शवासन जैसे सब से बना हुआ है, और एक दिन हमने सबको सब हो जाना है। तो वो स्थिति में जाना कि हमारा कोई हिलना डुलना ना हो शरीर में, और अपना ध्यान अपने सांसों पे लग जाए। तो शवासन है, थोड़ी सी अकड़ होती है, लेकिन फिर एक और आसन बनाया है शिथिल आसन, उसमें वो अकड़ भी आपकी दूर हो जाती है। मतलब एकदम फ्री छोड़ देना है आपको, जैसा जहाँ पे भी है, और फ्री छोड़ देना है। दोनों एक ही तरह के हैं, बस थोड़ा सा अंतर है, और लाभ तो इसके बहुत ही ज़्यादा है। जिनको तनाव है, जिनको ब्लड प्रेशर बना रहता है, जिनको डायबिटीज़ बनी रहती है, जिनका मन एकाग्र नहीं होता, जो जल्दी थक जाते हैं, ऐसे सब लोगों के लिए ये शवासन और शिथिल आसन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन दोनों आसनों का अभ्यास जो मैंने आपको पहले ही बताया, कि जब भी आप किसी आसन में थक जाएं और इसी स्थिति में है, यानी कि पीठ के बल, हम किसी भी आसन में पीठ के बल, बहुत सारे आसन होते हैं हमारे, जैसे उत्तान पादासन है हमारा, नौका आसन है, और तो कई आसनों को अगर हम थक जाए, वैसे भी और भी आसन, तो हम शवासन पे रिलैक्स करें। इसके बाद कुछ आसन हमारे बनाए हैं, जिसमें है बाल आसन। तो बाल आसन का नाम सुनते ही
बचपन याद आता है। तो जैसे बचपन में आप एक बालक सोता है तो उधर को चले जाना, तो इस तरह से पीछे वाला पैर हमारा, बायां पैर इधर, दाएं पैर को आगे, और ये हाथों को इस तरह से बना के और आराम से लेटना, ये इस स्थिति में लेट जाना, और मन में एक बालक का भाव, एक जैसे हम बच्चे हो गए ऐसे भाव। तो ये आसन भी जब आपको कोई मन की स्थिति हो गई, आपको बहुत अहंकार ऐसी फीलिंग आ रही है, तो आप बाल आसन में लेट जाइए। तो अब बहुत ही आप रिलैक्स हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में हमारी जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो काम करने लगता है। तो जो भी आपकी स्थितियां बड़ी होती हैं, तो ये जो सारे रिलैक्सेस आसन हैं वो आपको उसको शांत करते हैं। चाहे ब्लड प्रेशर बढ़ा है, ब्रीदिंग बड़ी है, ज़्यादा सिक्रीशन हो रहा है, आपकी जो एड्रिनल ग्लैंड है जो किडनी के पास होती है उसका ज़्यादा सिक्रीशन हो रहा है, तो वो रिलैक्स होता है। तो ये बहुत ही अच्छा आसन है बाल आसन। इसी बाल आसन की तरह में जो हमारा है विष्णु आसन, विष्णु आसन में हम थोड़े से पैरों को मोड़ लेते हैं, और ये देखिए विष्णु को आपने देखा ही होगा, जो उस स्थिति में आपको लेटना है, और ये स्थिति अब हम कहेंगे कि हम विष्णु बन गए। बिल्कुल आप विष्णु बन गए। आप में और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। अंतर किस चीज़ का है? जो निर्मल मन का है। तो हम उस स्थिति में जाने के बाद अपने मन को निर्मल करने की कोशिश करें, और ये स्थिति में बैठने से भी, ये भी एक आसन है। जैसे विष्णु जी लगातार इसी आसन में ही आपको लेटे हुए मिलेंगे, और आप देखिए कितनी षष्ठी को चला रहे हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो आसन हम विष्णु आसन की बात कर रहे हैं, तो जब इस आसनों पे हमारा अभ्यास हो जाता है तो हमारे चक्रों का डेवलपमेंट भी होता है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रेशर महसूस होगा, लेकिन इसमें आपको क्या महसूस करना है? एज ए विष्णु की स्थिति। तो विष्णु की स्थिति तो बहुत बड़ी है। कहते हैं भाई सबके तारनहार विष्णु जी हैं। ये स्थिति में हम आराम से रह सकते हैं। अब इसके बाद अगला जो आसन है हमारा, वो है मकर आसन। तो मकर आसन के लिए अब हम पेट के बल आ जाएंगे, और पेट के बल में अभी हमने जो बात करी थी शवासन की, तो शवासन तो मैंने कहा कि जब आप थक गए, दौड़ के आए, कहीं से आए। लेकिन मकर आसन का प्रयोग कब है? कि जब हम मन ही मन बहुत ज़्यादा दुखी हैं, अवसाद में हैं, हताशा है, आगे कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती, तो आप इस आसन में लेट जाएंगे। मकर आसन में, मकर का मतलब कि जो क्रोकोडाइल, और इसकी अलग अलग स्थितियां हैं। तो ये स्थिति, दोनों पैरों को हमने खोल लिया, 1 से 1.5 फीट फैला लिया, और अपनी जो हील है वो एक दूसरे की ओर देखती हुई, ये देखिए मैंने आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपने चिन में एक अपने बाएं हाथ के ऊपर दायां हाथ रख लिया, और इसके ऊपर अपना चिन रख लिया। इस स्थिति में आप रुक सकते हैं। दूसरी स्थिति है कि इसको थोड़ा सा आगे कर लीजिए आप, और यहाँ पे अपना माथा रख लीजिए, ये। तो यहाँ पे माथा रखने के बाद भी ये भी बहुत ही रिलैक्स हो जाता है मन, शरीर। थोड़ी देर आप लेट के देखिए कितना आनंद आता है। इसके बाद इसी को, जिन्हीं को सर्वाइकल पेन है, तो आप इस स्थिति में आ जाइए। ये भी मकर आसन है। दोनों पैरों को इसमें मिला लीजिए, पैरों को ऐसे ऐसे चलाने लगिए। देखिए कितना आनंद आ रहा है। आपके
सियाटिका का पेन है, बैक का पेन है, सर्वाइकल का पेन है, और भी इसको वेरिएशन देना है तो इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाइए। ये पूरा खिंचाव, फिर पैर को चलाइए। देखिए सर्वाइकल के लिए भी बहुत अच्छा है और आपके बैक के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये सारे हमारे रिलैक्स करने वाले आसन हैं। इसके बाद हम वापस आते हैं और मेडिटेटिव आसन, ध्यान करने वाले आसन। तो ध्यान करने वाले आसन में सबसे पहले सिद्धासन। दोनों पैरों को हमने खोल लिया। सिद्धासन में अपने दाहिने वाले पैर को हम उठाएंगे और अपनी शिवनी नाड़ी पे लगाएंगे। शिवनी नाड़ी यानी कि आपके जो जेनिटल ऑर्गन है और जो आपका एनस है उसके बीच की स्थिति, उस स्थिति में आपने इसको दबाया और दूसरे वाले पैर को इसके ऊपर रखा हमने। ये स्पाइन सीधी होनी चाहिए और ये जो हमारी ज्ञान मुद्रा और आंखें बंद। तो ये जो दबाव है आपका, तो जो मूलाधार चक्र है हमारा, मूलाधार चक्र में जिसके कारण हम सामान्य बने रहते हैं, तो उसको एक्टिव करना ज़रूरी है। उसको एक्टिव करने के बाद मूलाधार से ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र में लाना ज़रूरी है, जो चेतना को। तो ये जो आपका सिद्धासन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सिद्धासन को तो कहा है कि आसनों का राजा बताया है। और ऐसे ही अगर ये महिलाएं, स्त्रियां करती हैं तो स्त्री को हम कहते हैं सिद्ध योनि आसन। स्थिति उनकी यही है, लेकिन जो उनका जो ये हील है, जो टच होगा, वो उनकी योनि में टच होता है। तो सिद्ध योनि आसन उसको हम बोलते हैं। और ये स्थिति आपकी बहुत अच्छी है। और इसमें देखिए फ़ायदे इसके बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसमें ध्यान में तो आप आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, आंखें बंद करके आप देखो तो कितना आनंद आएगा। लेकिन प्रोस्टेट की स्थिति है हमारी, जैसे पहले तो 60 के बाद में प्रोस्टेट ग्लैंड की गड़बड़ होने से बार बार यूरिन आना या रुकना, ऐसा स्थिति होती है। लेकिन अब बहुत जल्दी भी होने लगी है, बहुत जल्दी भी होने लगी है। तो ये स्थिति को देखने के लिए जो ये सिद्धासन है आपका, ये बहुत ही अच्छा है। इसके साथ में यूरिन वाली दिक्कत हो आपको, कोई जेनाइटल प्रॉब्लम हो आपको, और किन्हीं को फिस्टुला या मूल यानी कि बवासीर की दिक्कत होती है, उनमें भी ये आसन आपका फ़ायदेमंद होता है। इसके बाद हम और दूसरी आसन की बात करते हैं, जिसमें हमारा स्वास्तिक आसन। स्वास्तिक आसन में आप क्या करना है, हमने अपने बाएं पैर को उठाया और दाएं पैर के इसके अंदर डाल दिया हमने, जो स्वास्तिक, और इसको ऊपर लगा के ये दोनों जो आपके दिख रहे हैं ये आपके अंदर होंगे और ये स्वास्तिक आकार का हमारा बन जाएगा ये स्थिति। अब इसमें क्या है, जैसे आप ये स्थिति यहाँ पे क्या है, पिंडली का दबाव इसमें बड़ा महत्वपूर्ण होता है। पिंडली का जो दबाव होता है हमारा, और पिंडली के दबाव के कारण यहाँ पे स्थितियाँ हमारी बहुत अच्छी होती है। तो ये आपका स्वास्तिक आसन जो है ये बहुत अच्छा है, शिथिलता प्रदान करता है। जो लोग सिद्धासन नहीं कर सकते उनके लिए बहुत अच्छा है, जो पद्मासन नहीं कर सकते उनके लिए बहुत अच्छा है, और ध्यान के लिए जाने वाला एक अच्छा अभ्यास है। इसके बाद हम अगला आसन करते हैं जिसको हम कहते हैं पद्मासन। पद्म मतलब कमल की तरह। तो आपने अपने दाहिने पैर को उठाया और बाईं जंघा पे रख दिया, और बाएं पैर को उठाया
दाईं जंघा पे रख दिया, ये पूरी स्थिति बन गई। अब इसमें आप आराम से ज्ञान मुद्रा में बैठे हैं। और सिद्धासन के बाद वैसे पद्मासन को बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। और आप देखिए जब लॉक लग गया, ये देखिए यहाँ पे ये लॉक लगने के कारण तो क्या होता है कि जो ब्लड सर्कुलेशन अब आपके यहीं पे ही घूम रहा है, और इसके कारण जो आपका ये मूलाधार चक्र है, जिसको मैं कुंडली जागरण की जो मैं स्थिति बता रहा हूँ, तो जब ये ब्लड सर्कुलेशन यहाँ आ गया और हम आंखें बंद करके बैठ गए, स्थिरता भी इसमें बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, अपने आप स्थिर हो जाता है शरीर, हिलता डुलता नहीं, क्योंकि लॉक हो गया ना तो हिलता डुलता नहीं। तो ध्यान में जाने के लिए ये जो आसन है ये भी बहुत ही अच्छा है। पद्मासन को सिद्धासन के बाद रखा गया है, लेकिन ये पद्मासन बहुत लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है, बहुत क्योंकि ये जिन्होंने पहले किया नहीं तो ये सब स्ट्रेचिंग होने के कारण बड़ी दिक्कत होती है। और आसन जैसे मैंने बताया, इसलिए मेडिटेटिव बहुत आसन बने, यानी कि योग में किसी के लिए भी ऐसा नहीं बताया गया कि आप नहीं कर सकते हो, ये नहीं कर सकते ये करिए, ये नहीं कर सकते ये करिए, और उसको अच्छी तरह से करिए, आनंददायक उसमें करिए। तो ये पद्मासन बहुत हमें वो करता है। हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी के लिए भी ये ईड़ा पिंगला नाड़ी हमारी लेफ्ट चल रही है, हमारी ईड़ा नाड़ी राइट चल रही है, हमारी पिंगला नाड़ी, ये हमारी बदलती रहती है 2.5 घड़ी में। लेकिन अगर हम ये पद्मासन में बैठ जाते हैं या किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाते हैं, तो जैसे ही मन शांत होता है तो आपकी सुषुम्ना चलने लगती है। सुषुम्ना चलने लगती है यानी कि अगर हम वैसे देखें तो मन एकाग्र होने लगता है। मन जो जिसको हम कहते हैं कि जो इनडिसिसिव है, दुविधा में लेके जाता है, वो शांत हो जाता है। तब हम अपने उस चेतना की बात कर सकते हैं, हम उस बुद्धि की बात कर सकते हैं। हमारे अंदर जो होने वाले जो बहुत सारी जो शक्तियां हैं उसकी हम बात कर सकते हैं। महर्षि पतंजलि ने तो विभूतिपाद में इन शक्तियों के बारे में बताया, अणिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा, प्रकाम में। ये शक्तियां क्या हैं? ये हमारे हमारे अंदर की वो शक्तियां हैं। ये भी बताया है कि इन शक्तियों में आप रुको मत, आगे बढ़ो। लेकिन योग में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई हम जब बूढ़े हो जाएंगे तब करेंगे, कुछ लोग सोचते हैं अभी जब बीमार हो जाएंगे तब करेंगे। देखो भैया, ये ना तो बूढ़े में करने वाली चीज़ है और ना बीमार में करने वाली चीज़ है। वो ठीक है कि आप आसनों को करते हैं तो आप ठीक हो जाते हैं, ये आपके मन की स्थिति जैसी बन ठीक हो जाएगी तो जो भी आपका एम ऑब्जेक्टिव है, वो चाहे आपका आर्थिक पक्ष हो, आपका व्यवहारिक पक्ष हो, सामाजिक पक्ष हो या आध्यात्मिक पक्ष हो, ये जो आसन है ना सब जगह संतुलन करता है। आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो जाता है। क्यों हो रहा भाई ऐसा? सब कहेंगे ये क्या बातें आप कर रहे हो, शारीरिक स्थिति। अरे भाई, शारीरिक स्थिति अगर ठीक होगी आपकी तो आपका जो 72,864 नस नाड़ियाँ हैं जो शरीर में, जो एनर्जी चैनल है वो निर्मल होने लगते हैं, उनके अंदर से वो जो गंदगी है वो हटने लगती है, तो हम उस विश्व के ही रूप हो जाते हैं। तो ये पद्मासन है आपका। आप पद्मासन नहीं करते हैं तो हम सरल आसन में केवल एक पैर रख के भी ऐसे कर लेते हैं, उसमें भी कोई बात नहीं। स्पाइन सीधी होनी चाहिए। अब स्पाइन सीधी होनी चाहिए, ऐसे टाइट नहीं करना हमें, ये पूरा बाहर नहीं निकालना है, सीधा सीधा मतलब ये सीधा होना चाहिए जिससे हम आराम से बैठ पाएँ। और अंतिम आसन जो है हमारा वो वज्रासन है। वज्रासन के लिए पहले हम इस दंडासन में पहुंच जाते हैं। दंडासन के बाद में हम एक साइड को हमने ले लिया हमने, और धीरे 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 करके हम पूरा दोनों पैरों को पीछे लाके और इसमें हमें बैठ जाना। ये तो बैठने की स्थिति है आपकी। और ये देखिए, इसमें आपको बड़ा आनंद आने वाला है। और हाथों को हम आगे रख लेंगे शिथिल उसमें, या ध्यान मुद्रा बना लेंगे, क्योंकि ये ध्यान वाला आसन भी है। और साथ में आपको तो अगर ये आप 3 से 5 मिनट कर लेते हैं खाने के बाद, तो खाना भी आपका डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि वज्र नाड़ी के प्रभाव के कारण आपकी जो डाइजेशन क्षमता है वो भी बढ़ने लगती है। अब ये स्थिति है। अब इस स्थिति में कोई
पूरी तरह से नहीं बैठ पाता है तो यहाँ पे एक पिलो लगा ले। किसी का पैर में घुटनों में ज़्यादा दर्द है तो यहाँ पे पिलो लगा के ऐसे बैठ जाए, धीरे 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 करके आप फिर पूरा आप बैठ पाते हैं। तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि थोड़ा सा पीछे से अगर आप देखें तो ये दोनों जो आपकी स्थिति है, ये फिंगर टोज हैं, ये दोनों आपकी मिली है और इसमें आप आराम से बैठे। ये देखिए कितनी स्थिति, आपकी गर्दन भी सीधी है और स्पाइन भी सीधी। तो ये स्थिति में हमें बैठना है। और अगर हम बैठ नहीं पा रहे हैं तो मैंने आपको बताया कि अलग अलग इसमें बैठ सकते हैं। तो ये जो प्रभाव है हमारा, अब जैसे किसी को लगता है कि ये यहाँ पे दबाव लग रहा है आपको, तो जैसे मैंने मैट बिछा रखी है, ये बिछा लीजिए। इसमें भी लग रहा है आपको तो यहाँ पे एक पिलो रख लीजिए, पिलो रख के भी हम इसको कर सकते हैं। तो अभी जो जितने भी ये अन्वेषण हो रहे हैं, शोध हो रहे हैं हमारे चिकित्सा में, योग चिकित्सा में, तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचो कि कठिन है। जो दूसरे को देख के मत आप सोचो कठिन है। आप जाइए किसी अच्छे योग शिक्षक के पास जाइए, किसी अच्छे योग इंस्टीट्यूट में जाइए। कि अगर आपको इसका प्रॉपर पढ़ना है तो बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में, विश्वविद्यालयों में आपके अलग अलग कोर्स चलते हैं, डिप्लोमा भी है, सर्टिफिकेट भी है। अगर आपको लग रहा है नहीं चिकित्सा में जाना है तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं चिकित्सा के क्षेत्र के, वहाँ आप जा सकते हैं। तो ये सब जो पूरा क्रम है और ये जितने आसन मैंने आपको बताए, ये तो देखो आप सब लोग कर सकते हैं। इन्हीं आसनों को करना शुरू कर दीजिए। तो जब हम इन्हीं आसनों को करना शुरू करेंगे तो हमारा मन भी अच्छा होगा, शरीर भी अच्छा होगा। हमारे जो आपस में मनोभाव मतभेद हो जाते हैं और उस मतभेद के कारण फिर मन भेद भी हो जाते हैं, तो मन भेद नहीं होना चाहिए परिवार में। तो जब ये शिथिलता आएगी तो हम बार बार जो गुस्सा करते हैं, कभी भी कुछ बोलते हैं और हर समय उदासी में लगता है और नकारात्मकता फैली रहती है, नहीं, आप इन आसनों को करके तो देखिए, इतना फ़ायदा होगा आपको। तो आपका परिवार बनेगा, परिवार बनेगा, समाज बनेगा। अब आर्थिक पक्ष में क्या गड़बड़ी होती है कि हम जो है नकारात्मक सोच रहे होते हैं, तो भाई नकारात्मक सोचने से थोड़ी पैसा आएगा। पैसा तो आएगा काम करने से, जुड़ने से लोगों के साथ। तो ऐसी स्थिति में भी आप लोगों से जुड़िए, जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पे भी अपने मनोभाव को सकारात्मक रखिए। और आप कहते हो कि नहीं 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 होता, आप अच्छी बात करते हो लेकिन होता नहीं है, तो आपको प्रयोगात्मक भी करना पड़ेगा। और इसीलिए ये आसनों का इतना प्रचार हुआ है। क्यों हुआ है, क्यों पूरे विश्व में ये आसन प्रचलित हो गए? तब फायदा होगा तभी तो होगा ना। आप 2 लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, इतने करोड़ों लोगों को थोड़ी। तो ये हमारी भारतीय पद्धति है। इसीलिए भारत के लोगों को मैं ज़्यादा कहना चाहता हूँ, वैसे तो पूरे विश्व, हम लोग कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। लेकिन भारत के लोग, युवा लोग, युवाओं को बहुत सारी कंसंट्रेशन में परेशानी है, फोकस में, पेट में जलन। तो ये जो हमारा जो अभ्यास है ना, आप करके देखो, ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी और मन हल्का हो जाएगा और आपका उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।